जेई मीन्स 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। बट हो सकता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश नहीं है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सेकेंड अटेम्प्ट में वो यार ऐसा क्या करे ताकि उन्होंने जिस भी एनआईटी ट्रिपल आईटी को जो है टारगेट किया था वो उन्हें मिल पाए। तो यहाँ पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की सिचुएशन होगी जिनका परसेंटाइल 60, 70, 80, 90 के आसपास आया हो या फिर शायद उससे भी कम आया हो और उन्हें अब नहीं समझ में आ रहा है कि वो 97, 98, 99 परसेंटाइल तक कैसे ले जाए और क्या ये सच में पॉसिबल भी है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं आपको बोल दूं बहुत ही आसान है, आप ये कर लो और हो जाएगा। ये टास्क सही में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये टास्क जो है इम्पॉसिबल है। कुछ स्टूडेंट्स जो है हर साल इस चीज को रिपीट करते हैं एंड अगर आपने जो है प्रॉपर तरीके से वर्क किया, आपने प्रॉपर तरीके से हार्डवर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, तो यार ये चीज आप भी अचीव कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जो है एक चीज जरूर मेंशन करिए कि क्या रीजन था जिसकी वजह से जो है आपका जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। क्या आपने जो है प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की थी या फिर आपका जो है सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था या फिर आपका जो है रीजन ये था कि अभी तक जो है आपका कंप्लीट फोकस बोर्ड्स पे ही था और आपने जो है जेई मेंस के एग्जाम बस ऐसे ही दे दिया। ठीक है, आपने जो है कुछ उसके बारे में इतना ज्यादा आपको पता भी नहीं था क्या सिलेबस है और क्या, और आपने बस उठा के दे दिया पेपर। क्या ये रीजन था? या फिर आपने जो है प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट ही नहीं दिए तो इसकी वजह से आपको लेवल नहीं पता था कि जेई मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, या फिर आपकी जो है स्पीड और एक्यूरेसी कम पड़ गई, ये रीजन था? या फिर आप जो है मॉक टेस्ट में बढ़िया स्कोर कर रहे थे लेकिन एग्जाम में आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया? तो मेजर रीजंस इनमें से कुछ हो सकते हैं या फिर किसी और का कोई पर्सनल रीजन भी होगा जिसकी वजह से हो, तो वो चीज जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहां पे ये अगर आपसे गलतियां हुई है तो इन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो यहां पे हमने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट को कंप्लीटली एनालाइज किया, जिसके बाद हमें यार ये पता चला कि क्या सोर्सेस जो है इस टाइम पे आपके लिए सफिशिएंट हो सकते हैं ताकि आप सेकेंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर ला पाए। देन यहाँ पे क्या मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट्स ने यहाँ पे करी है फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसकी वजह से उनका एक अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, ताकि आप सेकेंड अटेम्प्ट में उन चीजों को नहीं दोहराओ। तीसरी चीज कि अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले अपन फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, फिजिक्स जो है वो आपका यहाँ पे सेवियर था जेई मेंस के पेपर में। ये चीज जो है काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिली कि उनका फिजिक्स में एक बहुत बढ़िया स्कोर आया, 70 प्लस मार्क्स तक उन्होंने स्कोर किया, जिसकी वजह से उनका टोटल जो है वो 150 तक पहुंच पाया। तो यहाँ पे फिजिक्स ही मतलब आपको जो है 50% मार्क्स दिला सकता है। अब ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि फिजिक्स के अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो दैट वाज अराउंड इजी टू मॉडरेट, और कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आए थे कि बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज उठा के डाल दो और आपका आंसर निकल आएगा। पहले की कुछ शिफ्ट्स में तो इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे जो है आपको फिजिक्स के लिए ये चीज समझ में आ रही है कि फॉर्मूलाज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके ज्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यूज के बेसिस पे थे। अब जिन्होंने पीवाईक्यूज अगर अच्छे से लगाए होंगे तो उनको डेफिनेटली ये चीज दिखी होगी कि यार रिपीटेड पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछे गए, कुछ में बस वैल्यूज चेंज कर दी, या फिर आपने जो है रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज हमारी देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली वहां से पूछ लिए गए। तो यही चीज है कि यार जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे क्लास 12 का जो है आपका रिलेटिवली ज्यादा वेटेज देखने को मिला क्लास 11 से। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं था लेकिन थोड़ा सा जो है आपको ज्यादा देखने को मिला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिजिक्स के लिए फिर आपको क्या क्या सोर्सेस को यहाँ पे रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है। उसमें भी स्पेशल फोकस आपका इन चैप्टर्स पे होना चाहिए, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स है जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं लगभग। फिर यहाँ पे जो आपके बाकी चैप्टर्स है उनमें जो है आप वन शॉट भी प्रेफर करो। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आपकी अच्छे से हो गई तो वन शॉट देखो, और उसमें आपको फोकस होना चाहिए सिंपली वीक कॉन्सेप्ट्स पे। ये नहीं कि पूरा वन शॉट आप जो है कंप्लीट करने बैठ रहे हो, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है। तो जो चीजें आपको आती है उनको स्किप करते जाओ और सिर्फ वीक कॉन्सेप्ट्स पे जो है आप फोकस करो। इसके बाद पीवाईक्यूज पूरे कंप्लीट कर लो 2020 से लेकर 2022। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले क्लास 12 के लिए करो, क्योंकि अभी फिलहाल जो है आपके क्लास 12 के वालों के जो है बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड ड्रॉपर्स के लिए भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्लास 12 से ही स्टार्ट करो, क्योंकि क्लास 12 के चैप्टर्स इजी है।
तो यहाँ पे अपना ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी पोर्शन हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। देन क्लास 11th की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी ही अच्छे से आप एक बार कर लो तो फायदेमंद रहेगा। यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और ग्रेविटेशन पे खास फोकस रखो, इनको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लो। फिर से वन शॉट पे आओ और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो है ज्यादा फोकस करो जो कि आपके वीक है, और पीवाईक्यूज हमें करना है 2020 से लेकर 2022। अब ये चीज जो है अभी हमारे पास जितना टाइम है उसमें आप कर सकते हो, तो यहां पे अगर इतनी चीजें करते हो फिजिक्स में 70 to 80 अभी भी आप छू सकते हो अगर हम जो है इनको अच्छे से कर ले। अब बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। एक स्पेशल नोटबुक जो है वो मेंटेन करनी है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फिजिक्स के लिखते जाओ, क्योंकि ये चीज स्टूडेंट्स के साथ देखी गई थी कि वो एग्जाम टाइम पे जो है कुछ फॉर्मूलेस भूल ही जाते थे। जबकि मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं तो फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इस नोटबुक को आप इस तरीके से मेंटेन करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूलेस पे बार बार आप नजर डाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको जो है एग्जाम टाइम तक आप कभी नहीं भूलोगे। साथ ही साथ कोई अगर नया क्वेश्चन या नया कॉन्सेप्ट आपको पीवाईक्यू उसका दिख जाए तो उसको भी लिख लो, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके फिर से रिपीट हो गए तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो है ना यार वो आपका विभीषण था जेईई मेंस में। आपको ये लग रहा था कि भाई केमिस्ट्री तो जो है इजी आ जाएगा और हम उसमें बहुत बढ़िया स्कोर कर लेंगे, लेकिन एंड टाइम पे उसने धोखा दे दिया। अब यहाँ पे अगर हम 2021 से पहले की बात करें तो उस टाइम पे यार केमिस्ट्री आपका इजी आता था, लेकिन अब जो है आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिसेंट ईयर में ट्रेंड थोड़ा सा जो है अपना चेंज हुआ है। यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का लेवल मॉडरेट के आसपास था और कुछ शिफ्ट्स में थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा के आसपास आप देख सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन अभी भी जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसी लाइन से पूछे गए जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो हमारे देखे होंगे उनको पता होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक उस टाइप का क्वेश्चन आ गया था। तो यार ऐसे जो है हम क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ये चीज हमें देखने को मिल रही थी, तो ये काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन भी हो जाते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रटी होगी उनके लिए ये क्वेश्चंस जो है हलवा थे। अब कुछ क्वेश्चन क्या हुए थे आपके असर्शन रीजन बेस या फिर स्टेटमेंट टाइप के आ गए थे। स्टेटमेंट में भी जो है आपके 5-6 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से पूछा कि कितनी करेक्ट है या फिर कितनी इनकरेक्ट है। तो यार 5 या 6 स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से चेक करो, टाइम लग जाता है। जबकि पहले केमिस्ट्री के जब क्वेश्चंस आते थे इनऑर्गेनिक के तो बहुत ही इजी से आ जाते थे कि जो है आपको ऑप्शन देखते से ही आप टिक कर देते थे आंसर। लेकिन अब जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से हम मैथ्स में शायद जो है हमें कम टाइम पड़ जाता है। तो ये चीज जो है हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको जो है केमिस्ट्री के अगर हम सोर्सेस की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्लास 12 के एनसीईआरटी पे आओ और बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स को जो है अच्छे तरीके से निपटा लो, क्योंकि इनका जो है बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं रहता है और ये आपको इजीली नंबर दिला सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिए। फिर मेटलर्जी से जो है यार आपका एक क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है, उसको कर लेना। सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये कुछ इजी चैप्टर्स उठाए जो कि ज्यादा बड़े नहीं है और आप इन्हें अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो इन पे स्पेशल फोकस रखो। फिर बाकी बचे हुए चैप्टर्स जो है आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। वैसे तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी कोई एक आधा कॉन्सेप्ट में आपको जो है दिक्कत आ रही है अगर चैप्टर में, तो थोड़ा सा हम जो है उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड वन शॉट देख लेना। पूरे चैप्टर का देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी अभी भी जो है काफी ज्यादा रेलिवेंट है केमिस्ट्री के लिए। फिर इसके बाद आप पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है, 2020 से लेकर 2022 तक, तो ये जो है आपकी केमिस्ट्री को काफी मजबूत कर देगा। इसी तरीके से 11th की अगर हम बात करें तो फिर 11th की एनसीईआरटी करिए, तो इसके अंदर पीरियोडिसिटी, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से तैयार कर लो। फिर जो है बाकी चैप्टर्स पे जाओ। फिर से वही चीज कहूंगा, कुछ अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उसके लिए थोड़ा सा एक आधा वन शॉट आप उठा के देख सकते हो। और यहाँ पे जो है फिर पीवाईक्यूज करने हमें 2020 से लेकर 2022 तक। अब यहाँ पे जो है पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके क्लास 12 के चैप्टर होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स और उन सब चैप्टर्स को हटा के जो उनसे पहले आपके जो पढ़ते हैं ना, उस चैप्टर्स को क्या करना है, हमें लास्ट में करना है, क्योंकि ये आपका ज्यादा टाइम जो है कंज्यूम कर लेंगे। और उसमें ये भी रहता है कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लिए तो उसमें भी जो है हमें यहाँ पे दिक्कत आती है, इसलिए जो है इसको एकदम लास्ट में करो जब आपका बाकी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो ये जो है मेरी आपके लिए जो है एडवाइस रहेगी। अब यहाँ पे भी आपको एक स्पेशल नोटबुक को जो है मेंटेन करना है, जिसके अंदर सारे फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के, देन रिएक्शन, एक्सेप्शन, कलर, कॉन्सेप्ट, ये सब जो है आपको इनऑर्गेनिक के लिए, और रिएक्शन, कलर
और कुछ मैकेनिज्म में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख जाए, जैसे कि SN1 रिएक्शन है या फिर इसके अंदर कुछ कार्बोकैटायन बन रहा है, ये सारी चीजें जो है आपको स्पेशली नोटबुक में लिखते जानी है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट दिख जाए PYQs का, तो वो भी लिखते जाना है। तो एक नोटबुक यार इस तरीके से प्रॉपरली मेंटेन करो, 50 से 60 नंबर तो एग्जाम में वही दिला जाएगी आपको। इसके बाद मैथ्स की अगर बात करें, तो मैथ्स में यार आपको अपने डर को बस हराने की जरूरत है, और मैथ्स में भी एक अच्छा खासा स्कोर आप कर लोगे। एक चीज ये देखी गई है कि मैथ्स जो है इस बार उतना ज्यादा टफ नहीं रहा जितना जेईई मेंस 2022 में था। तो कभी भी यार हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पे जो है अभी आने वाले एग्जाम को ऐसे जज नहीं कर सकते। हमें ये पता चल जाता है हाँ किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा हो सकता है, क्या चीजें हमें जो एक पैटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी कभी भी चेंज करी जा सकती है। तो पहले से प्रीसेट मत बना लिया करो दिमाग में कि हाँ भाई मैथ्स तो टफ ही आएगा। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो इस फोबिया के कारण मैथ्स को उतना टाइम ही डेडिकेट नहीं किया जितना उसको जरूरत होती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी कि आप मैथ्स को जो एक सफिशिएंट टाइम दो, और जो डुएबल क्वेश्चंस थे उनको जरूर से अटेम्प्ट करो। मैथ्स के लेवल की बात करें तो इट वाज अराउंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेकिन उतना टफ नहीं था। मैं अभी भी वही रिपीट करूंगा कि 2022 पेपर्स जितना टफ नहीं था। और मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है यार। मैथ्स आपका रिलेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा टाइम लेता है, तो स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली टफ लगेगा। लेकिन 8 से 10 क्वेश्चंस तो भी आपको बिलो मॉडरेट लेवल के देखने को मिले थे ज्यादातर शिफ्ट्स में, ठीक है। कुछ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी मैथ्स में भी देखने को मिले थे। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस जो है पूरे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर देते हो, और 3-4 या 5-6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर देते हो, तो एक बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल आपके मैथ्स में भी आ सकते हैं। मैथ्स में ये चीज ध्यान रखना, अगर कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो और प्रॉपर एक्यूरेसी रहे आपकी, ठीक है ना, तो आपका बढ़िया परसेंटाइल यहाँ पे बन सकता है, कम स्कोर पे ही बन जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सिलेक्शन जो है वो मेनली आपका मैटर करेगा। अब अगर मैथ्स सेक्शन में स्टूडेंट्स को ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, तो हमने आपके लिए जेईई मेंस का मैथ्स स्मार्ट कोर्स भी लॉन्च किया है, जहां से यार फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिले आपके पेपर में। देन यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक्स थी उन्होंने स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प किया है। जो लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनमें कन्वेंशनल अप्रोच की जगह आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाए गए, तो ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। और सेकंड अटेम्प्ट के पहले जो है आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे पाओगे। तो इस कोर्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे चेक करना ना भूले। अब अगर हम बात करें कि मैथ्स के लिए आपको किन सोर्सेज को रेफर करना चाहिए, तो देखिए मैथ्स के लिए एनसीईआरटी तो कोई हमारी ज्यादा काम नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छे जो है फ्री सोर्सेज में वन शॉट लग रहे हैं, तो आप उनको जो है रेफर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ पीवाईक्यूज तो लगाना ही लगाना है। 2020 से लेकर 2022 के लगा के जाओ यार, आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हुए दिखेंगे, तो यहाँ तो फायदा तो होने वाला है। तो पीवाईक्यूज जो है ध्यान से आपको कंप्लीट करना है। और एनसीईआरटी के लिए कुछ टॉपिक्स को आप जरूर से जो है रेफर कर सकते हो, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर एंड 3D भी जो है अच्छे से कर लेना एनसीईआरटी से, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली उस टाइप के ही देखने को मिले। सेट्स एंड रिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ये कुछ चैप्टर्स है जो कि हमें अच्छे नंबर यहाँ पे दिला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन चैप्टर्स पे टारगेट भी रखना चाहिए और एनसीईआरटी से अच्छे से कर लो। साथ ही साथ बाकी बचे हुए चैप्टर्स के आप मिसलेनियस एक्सरसाइजेस और जो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो भी थोड़े अच्छे लेवल के आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड पीवाईक्यूज तो आपको करना ही करना है, और पीवाईक्यूज अगर आपके इतने हो जाते हैं तो उससे पिछले सालों के भी आप कर सकते हो। जितना ज्यादा मैथ्स में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ एक जो है आप सेपरेट कॉपी में, मैं वही कहूंगा कि मैथ्स के लिए भी फॉर्मूले अच्छे से नोट डाउन कर लो, ताकि कोई भी फॉर्मूला नहीं भूलो। स्पेशली जैसे कोनिक सेक्शन में क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज अगर डायरेक्ट याद रह जाए, तो हमारे लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज भी आप साथ साथ लिखते जाना। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट। देखो कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, उन्हें समझ में आ गया होगा कि मॉक टेस्ट की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। पेपर देखते से यार घबराहट आने लगती है, एंजाइटी आने लगती है। तो हर एक चीज का जो अपना सॉल्यूशन है, दैट आर मॉक टेस्ट। 10th मार्च के बाद जो है आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट जो है आप देना स्टार्ट कर दो टिल योर सेकंड अटेम्प्ट। क्योंकि अब देखो 10th मार्च तक हो सकता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगे कि यार हमने अभी स्टार्ट किया था, नहीं हो पाया उतना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट, लेकिन अगर मॉक टेस्ट देके नहीं जाओगे तो वैसे ही आपका यार अच्छा रिजल्ट नहीं निकल सकता है। तो 10th मार्च के बाद जैसा भी आपकी सिचुएशन है, आपको मॉक टेस्ट देना है। और अगर मान लो 3 कॉन्जिक्यूटिव मॉक टेस्ट में आपका जो है सेम स्कोर के आसपास है, तो उस टाइम पे एक ब्रेक लेना, ठीक है, मॉक टेस्ट मत देना अगला, और एनालाइज करना कि कहां पे आप जो है गड़बड़ हो रही है। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट के टाइम पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो,
कि क्या चीज आपके लिए वर्क कर रही है। सब्जेक्ट ऑर्डर देख सकते हो, फिजिक्स पहले करना चाहिए, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किससे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, और पूरे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर पहले इजी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देन मॉडरेट लेवल के, देन डिफिकल्ट लेवल के, क्या चीज वर्क कर रही है। तो सारे एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लेना ताकि फाइनल एग्जाम के टाइम पे जो है आप उस चीज को अप्लाई कर पाओ। और फर्स्ट अटेम्प्ट के जो आपके पेपर्स हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, क्योंकि उनसे बढ़िया सोर्सेस हमें कभी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज भी जो है आप कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप इन सोर्सेस जो कि हमने बात करी है इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हो तो यार डेफिनेटली जिस भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई को आप टारगेट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक डिसेंट स्कोर अभी भी आप ला सकते हो, तो यहाँ पे हार मानने की जरूरत नहीं है। और ये चीज यार हमेशा हमेशा याद रखना कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं करने वाला, साथ ही साथ जिन लोगों ने यार आपको हमेशा आपकी जर्नी में सपोर्ट किया है उनको भी अफेक्ट करेगा। तो कम से कम उनके लिए आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब देखिए, कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिएगा कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी कितने परसेंटाइल बने। और अब जो है ऑनेस्ट आंसर दो, क्योंकि भाई किसी से घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने लिख दिया और कोई मजाक उड़ा रहा है। किसी की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट जो है वो उनके मुंह पे तमाचा रहेगा, जो भी आप लोगों को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज भी मेंशन करना कि अब जो है फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर सेकंड अटेम्प्ट तक आप कितना जंप यहाँ पे दिखा सकते हो। और ये हवा में बात नहीं करनी है आपको, इन चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करके वो रिजल्ट सही में निकालना भी है। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए एज अ मोटिवेशन साबित होगा और आप सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए जो है यहाँ पे प्रेरित हुए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।